नमस्ते दोस्तों, मिस्ट्री माइक शो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी स्टोरी चल रही है जिम कॉर्बेट की बुक द मैन ईटर ऑफ कुमाऊं से चंपावत मैन ईटर। इस स्टोरी का पार्ट 1 हमने पिछले ही वीडियो में किया, तो दोस्तों उसका लिंक जो है आई बटन में ऊपर आ रहा होगा, यहां से भी आप जाकर के देख सकते हैं। तो दोस्तों आज शुरू कर रहे हैं हम उसका पार्ट 2। ये लास्ट पार्ट है चंपावत मैन ईटर का। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब तहसीलदार और जिम कॉर्बेट शाम के टाइम अपने डाक बंगले पर होते हैं, तब तहसीलदार जी जिम कॉर्बेट से कहते हैं कि मैं आज रात आपके साथ यहीं पर बिताऊंगा। तो कुछ समय बातें करने के बाद तहसीलदार जी बोलते हैं कि मुझे जाना पड़ेगा, मुझे कुछ काम है। तब जिम कॉर्बेट ने उन्हें रात को रोकने के लिए बहुत प्रयास किए कि तहसीलदार जी रात को रुक जाएं, क्योंकि जिस रास्ते से उन्हें रात को जाना था वो रास्ता वही जहां बाघिन अपना शिकार किया करती थी, वही रास्ता था। लेकिन तहसीलदार ने जिम कॉर्बेट की एक न सुनी और वो अपने साथ एक चौकीदार लेकर के चल पड़े। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि अगली सुबह मैंने अपना वक्त बगीचे और चाय के बागान में घूमते हुए निकाला और एक झरने पर मैं जाकर के नहा लिया। करीब दोपहर को मुझे बड़ी राहत के साथ तहसीलदार चंपावत से वापस सही सलामत लौटते हुए दिखाई दिए। तब मैं उनके साथ बात कर ही रहा था कि साथ ही सामने की लंबी ढलान वाली पहाड़ी देख रहा था। दूर नीचे खेतों से घिरा हुआ एक गांव नजर आ रहा था। तभी मैंने देखा कि गांव से एक आदमी हमारी तरफ आ रहा है। वो कभी दौड़ता कभी चलता और साफ लग रहा था कि कोई बड़ी खबर लेकर आया है। मैंने तहसीलदार से कहा, मैं अभी आता हूं, और मैं खुद दौड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने मुझे आते देखा वो थककर बैठ गया और सांस लेने लगा। मैं उसके पास पहुंचा ही था कि उसने जोर से आवाज लगाई, साहब जल्दी आइए, आदमखोर ने अभी अभी एक लड़की को मार डाला। मैंने उसे कहा वहीं बैठे रहो और तुरंत वापस बंगले की तरफ दौड़ गया। राइफल और कुछ कारतूस उठाए और तहसीलदार को खबर देते हुए कहा कि मेरे साथ गांव तक चले। जो आदमी मुझे बुलाने आया था उसकी आदत बड़ी अजीब थी। जब वो दौड़ता था तो वो बोल नहीं पाता था, और जब वो बोलता था तो रुक जाता था। मैंने उसे डांट कर कहा कि अपना मुंह बंद रखो और रास्ता दिखाओ। फिर हम दोनों बिना कुछ बोले तेजी से नीचे गांव की ओर दौड़े। गांव में पहले से ही औरतें, बच्चों और मर्दों की भीड़ लगी हुई थी, जैसे कि ऐसे मौकों पर होता ही है। ये सब लोग एक साथ बोलने लगे। शोर शराबा इतना था कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी मैंने एक आदमी से कहा कि तुम मुझे बताओ कि क्या हुआ है। 20 एक लोग वहां पर लकड़ियां बीन रहे थे कि अचानक बाघ आ गया और उनमें से एक लड़की जिसकी उम्र करीब 16 साल थी उसे पकड़कर ले गया। बाकी लोग डर के मारे भागकर गांव लौट आए थे, क्योंकि सबको पता था कि मैं बंगले में रुका हुआ हूं। तो तुरंत एक आदमी मुझे खबर देने भेज दिया गया। जिस आदमी से मैं बात कर रहा था उसकी पत्नी भी उसी टोली में थी। उसने मुझे वो पेड़ दिखाया जो पहाड़ी के किनारे पर था, जहां पर लड़की को बाघिन ने पकड़ा था। पर उस टोली के किसी भी आदमी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा था कि बाघिन लड़की को उठाकर कहां ले गया और किस दिशा में ले गया। मैंने भीड़ को समझाया कि शोर मत करो, और गांव वालों को कहा कि गांव में ही रुकना जब तक मैं नहीं लौट कर आता। फिर मैं अकेला उस पेड़ की ओर निकला। वहां की जमीन एकदम खुली थी और ये समझना भी मुश्किल था कि इतने बड़े जानवर ने 12 लोगों के बीच में से कैसे अचानक हमला कर दिया, और किसी को कोई आहट तक नहीं लगी जब तक लड़की के गला दबने जैसी आवाज नहीं सुनाई दी। जहां लड़की मारी गई थी वहां खून का बड़ा सा एक तालाब सा बन गया था, और उसी के पास उस लाल खून के बीच नीले रंग के मोतियों की टूटी हुई माला भी पड़ी थी जो लड़की ने पहन रखी थी। वहीं से खून का निशान पहाड़ी की ढलान के ऊपर जाता दिखा। ट्रैक साफ दिख रहा था। एक तरफ बड़े बड़े खून के छींटे पड़े थे जहां लड़की का सिर लटक रहा था, और दूसरी तरफ उसके पैरों के निशान थे। आधा मील ऊपर चढ़ने के बाद मुझे लड़की की साड़ी मिली
और पहाड़ी की चोटी पर उसका पेटीकोट पड़ा था। एक बार फिर बाघिन ने एक औरत को बिना कपड़ों के खींचकर ले गया, लेकिन इस बार अच्छा ये था कि वो लड़की पहले ही मर चुकी थी। चोटी पर से रास्ता एक कटीली झाड़ी में जाता था। उसकी शाखाओं में लड़की के लंबे काले बाल उलझे हुए थे। उसके आगे बिछुआ के पौधे लगे हुए थे, जिनमें से होकर बाघिन निकली थी। मैं उस झाड़ियों को पार करने का और रास्ता देख ही रहा था कि पीछे से कदमों की आहट आई। पीछे मुड़कर देखा तो एक आदमी मेरी तरफ आ रहा था, हाथ में बंदूक लिए। मैंने उससे पूछा कि तू मेरे पीछे क्यों आया? मैंने तो गांव में साफ हुक्म दिया था कि कोई भी बाहर नहीं निकले। उसने कहा कि साहब, तहसीलदार ने मुझे आपके साथ आने के लिए भेजा, और मैं डर के मारे उनको मना भी नहीं कर पाया। अगर मैं उससे बहस करता तो टाइम खराब होता। तो मैंने उससे कहा अपने भारी जूते यहीं उतार कर झाड़ी में नीचे छिपा दे। फिर मैंने उसे समझाया कि मेरे पास ही रहना और पीछे की तरफ ध्यान रखना। मैंने पतले मोजे, हाफ पैंट और रबर सोल वाले जूते पहने थे। अब आगे बिछुआ के पौधे लगे थे और वहां से घूमने का कोई रास्ता नहीं था। तो मजबूरी में मैं बाघिन के खून के निशानों का पीछा करते हुए उन बिछुआ से होकर गुजरा। बहुत तकलीफ हुई। बिछुआ के आगे खून का निशान अचानक बाईं ओर मुड़ा और सीधा नीचे ढलान की तरफ गया। वो पहाड़ी बहुत खड़ी थी और वहां पर बांस जैसे पौधे उगे हुए थे। करीब 100 गज नीचे खून के निशान मिले और जिम कॉर्बेट कहते हैं कि मैं एक संकरी और ढलान वाली नाली में उतर गया। बाघिन भी वहां बड़ी मुश्किल से गई होगी, क्योंकि पत्थर और मिट्टी जगह जगह उखड़े पड़े थे। मैंने उस नाली का पीछा 500-600 गज तक किया। जैसे जैसे हम नीचे जाते गए, मेरा साथी और ज्यादा डरता गया। कई बार उसने मेरा हाथ पकड़कर रोती हुई आवाज में कहा, साहब, शेर की आवाज आ रही है। कभी दाएं से, कभी बाएं से, कभी पीछे से। आधे रास्ते में हमें एक बड़ा सा पत्थर मिला, लगभग 30 फीट ऊंचा। उस आदमी का डर अब हद से ज्यादा हो चुका था। तो मैंने उसे कहा कि तू इस चट्टान पर चढ़ जा और यहीं रह, मैं लौटते समय तुझे ले लूंगा। वो बहुत खुश हुआ और ऊपर चढ़ गया और ऊपर से इशारा किया कि वह सुरक्षित है। मैं अकेले आगे बढ़ा। नाली उस चट्टान को घेरते हुए नीचे जाती थी। करीब 100 गज तक और नीचे जाकर एक गहरी खाई से मिलती थी, जो बाईं ओर से आ रही थी। दोनों नाले के मिलने की जगह पर एक छोटा सा तालाब था। जैसे ही मैं तालाब के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि पानी के मेरे वाले किनारे पर खून के कुछ धब्बे पड़े हैं। बाघिन लड़की को यहां तक घसीट कर लाई थी और मेरी आहट से उसका खाना बीच में छूट गया था। मैंने देखा कि तालाब के पास इंसान की हड्डियां बिखरी पड़ी थी। तो मैंने पानी के पास बाघिन के पग मार्क्स देखे, जिनमें गंदा पानी धीरे धीरे भर रहा था। और तालाब के किनारे एक चीज थी जो नीचे आते समय मुझे अजीब सी लगी थी। ध्यान से देखा तो वहां इंसान की टांग का हिस्सा था। जितने साल मैंने नरभक्षी बाघ का शिकार किया, उतना दर्दनाक नजारा मैंने आज तक नहीं देखा था। एक जवान सुंदर लड़की की टांग घुटने के नीचे से ऐसे कटी थी जैसे किसी ने कुल्हाड़ी से सांप काट दिया हो। उससे अभी भी ताजा खून टपक रहा था। उस टांग को देखकर मैं पूरी तरह से उसमें उलझ गया और भूल गया कि बाघिन पास में हो सकती है। अचानक मुझे खतरे का एहसास हुआ। मैंने तुरंत राइफल जमीन पर टिकाई, दोनों उंगलियां ट्रिगर पर रखी और ऊपर देखा। सामने की 15 फुट ऊंची ढलान से मुझे थोड़ी सी मिट्टी खिसक कर तालाब में गिरी। अगर मैं इस खेल में नया ना होता तो इतनी लापरवाही नहीं करता। मेरा फुर्तीलेपन से राइफल को ऊपर करना शायद मेरी जान बचा गया, क्योंकि बाघिन कूदने ही वाली थी, या फिर भागते समय उसने ऊपर से मिट्टी गिरा दी थी। वह ढलान इतनी कड़ी थी कि सीधे चढ़ा नहीं जा सकता था। तो मैंने सोचा दौड़कर ट्राई करता हूं। थोड़ा पीछे गया, फिर दौड़ लगाई और तालाब को पार किया।
और इतनी ऊंचाई तक पहुंच गया कि झाड़ी पकड़कर ऊपर खींच सकता था। ऊपर पहुंचकर मैंने देखा कि एक जंगली पौधों की झाड़ियां झुकी हुई थी और धीरे धीरे सीधी हो रही थी, यानी बाघिन अभी अभी यहीं से गुजरी थी। और थोड़ा आगे बढ़ा तो एक बड़े पत्थर के नीचे देखा कि उस लड़की की मरी हुई लाश रखी मिली, जिसे छोड़कर वह मुझे देखने आई थी। अब उसके पैरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। वह लड़की को उठाकर पत्थरों वाले इलाके में गई थी। वहां चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर और चट्टानें थी। चलना बहुत मुश्किल और खतरनाक था। पत्थरों के बीच गहरी दरारें थी जो कटीली बेलों से ढकी हुई थी। अगर एक भी कदम गलत पड़ता तो मेरा पैर टूट सकता था, और जंगल में वे मौत के बराबर होता है। दोस्तों, जिम कॉर्बेट कहते हैं, मेरे देर से लौटने और जो गुर्राने की आवाज सुनी थी उससे उस आदमी को पूरा यकीन हो गया था कि बाघिन ने फिर से किसी को मार दिया है। अब उसकी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि जैसा उसने खुद साफ साफ कहा कि वो अकेले गांव वापस कैसे जाएगा। जब हम दोनों नीचे की तरफ उस नाले जैसे रास्ते से उतर रहे थे, तब मैंने सोचा था कि किसी डरपोक आदमी के आगे चलना जिसके हाथ में लोडेड बंदूक हो, और इससे बड़ा खतरा और कोई नहीं हो सकता। लेकिन मेरे ये ख्याल तब बदल गया जब ऊपर चढ़ते वक्त मैं उसके पीछे चल रहा था और वो अचानक फिसल कर गिर पड़ा। उसी पल मैंने देखा कि उसकी बंदूक का मुंह, जो कि एक बदली हुई .450 थी जिसमें सेफ्टी कैच भी नहीं था, सीधा मेरी तरफ तना हुआ दिखा। उस दिन के बाद मैंने पक्का नियम बना लिया कि अब मैं कभी भी किसी के साथ मिलकर आदमखोर बाघ का शिकार नहीं करूंगा। अगर साथी के पास हथियार ना होता तो उसे बचाना मुश्किल होता, और अगर हथियार हो तो उससे खुद को बचाना भी मुश्किल हो जाता है। जब हम पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे जहां उस आदमी ने अपने जूते छिपाए थे, तो मैं वहां बैठ गया और बीड़ी सिगरेट सुलगाने लगा। सोचा कि कल की क्या योजना बनानी चाहिए। बाघिन रात के बचे हुए शिकार को खत्म करेगी और सुबह वहीं पास के पत्थरों के बीच कहीं छुपकर लेटेगी। उस जगह के हालात देखकर मुझे लगा कि वहां जाकर उसे दबे पांव ढूंढना मुश्किल होगा, और अगर उसे बिना गोली चलाए मैंने डरा दिया तो वो इलाका छोड़कर कहीं और निकल जाएगी और मेरा उसका पीछा करना छूट जाएगा। इसलिए अब एक ही उपाय बचा था कि लोगों को कतार में खड़े कर कर उनसे ढोल ड्रम नगाड़े बजवाना और शोर कराना, जिससे शेर या बाघ को वहां से खुले मैदान की तरफ भगाया जा सके। बशर्ते उसके लिए मुझे पर्याप्त लोग मिलने चाहिए। मैं एक बड़ी पहाड़ी की घाटी के दक्षिणी किनारे पर बैठा था, जहां ना तो कोई घर नजर आ रहा था और ना ही इंसान। पश्चिम से आती हुई एक छोटी नदी यहां टकराकर एक गहरी घाटी काट चुकी थी, और पूर्व से उस नदी का रास्ता चट्टान ने रोक दिया था, और नदी मुड़कर उत्तर दिशा की तरफ संकरे दर्रे में खाई से बाहर निकल रही थी। मेरे सामने जो पहाड़ी थी वो करीब 2000 फीट ऊंची थी। उसकी ढलान पर छोटी छोटी घास उगी हुई थी और इधर उधर देवदार के पेड़ बिखरे हुए थे, और पूर्व की तरफ वाली पहाड़ी इतनी खड़ी थी कि वहां चढ़ना नामुमकिन था। अगर मैं इतने आदमी इकट्ठा कर पाता कि पूरी पहाड़ी की लंबाई में जो नाले से लेकर के खड़ी चट्टान तक जाती थी सब तरफ फैला दूं और सब लोग मिलकर बाघिन को घेरने की कोशिश करें, तो उसका सबसे आसान भागने का रास्ता उस संकरे दर्रे से होकर निकलता था। अब यह काम आसान नहीं था, क्योंकि उत्तर दिशा से आने वाली ढलान जहां मैंने बाघिन को छोड़ा था वो घना जंगल था, और वो जगह करीब 3/4 मील लंबी थी और आधा मील चौड़ी थी। अगर वे घेरने वाले लोग मेरी बातों पर ठीक से चले तो मेरे पास गोली चलाने का एक अच्छा मौका बन सकता था। तहसीलदार गांव में मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने उससे पूरा प्लान समझाया और कहा कि जितने हो सके
उतने आदमी तुरंत इकट्ठा करे और अगली सुबह 10 बजे उस पेड़ के पास मुझे वहां मिले जहां बाघ ने लड़की को मारा था। उसने वादा किया कि वो पूरी कोशिश करेगा और फिर चंपावत की ओर निकल गया, जबकि मैं पहाड़ी चढ़कर अपने बंगले पर लौट आया। जिम कॉर्बेट साहब अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही उठ गए। अच्छा खासा उन्होंने नाश्ता किया और अपने नौकरों से कहा कि सारा सामान बांधकर चंपावत में मेरा इंतजार करें। फिर मैं खुद मैदान में नीचे उतर गया और जहां लोगों ने घेरा डालना था वहां जाकर के हमने प्लान बनाया। जगह देखने पर मुझे अपनी योजना में कोई कमी नहीं लगी और तय समय पर 1 घंटा पहले ही मैं उस जगह पर पहुंच गया जहां तहसीलदार से मुझे मिलना था। मुझे पूरा यकीन था कि उसे आदमी जुटाने में काफी मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आदमखोर का डर इतना गहरा बैठ चुका था कि लोगों को अपने घर से बाहर निकलना आसान नहीं लगता था। जिम कॉर्बेट को ठीक 10 बजे तहसीलदार सिर्फ एक आदमी के साथ वहां पर आते हुए दिखे। फिर धीरे धीरे लोग 2-2 और 3-3 और 10-10 करके आने लगे। दोपहर तक गिनती हुई तो कुल 298 आदमी इकट्ठा हो गए थे। तहसीलदार ने पहले ही लोगों को बता दिया था कि वो बिना लाइसेंस वाली बंदूकें देखकर भी आंखें मूंद लेंगे और जहां ज्यादा जरूरत होगी वहां गोली बारूद भी देंगे। उस दिन जितने हथियार लेकर लोग आए थे वो किसी म्यूजियम में सजाने लायक थे। जब सभी आदमी आ गए तो उन्हें उसकी जरूरत का बारूद दे दिया गया और मैं उन्हें लेकर पहाड़ी की चोटी पर गया जहां लड़की की स्कर्ट पड़ी हुई थी। वहां खड़े होकर मैंने सामने वाली पहाड़ी पर बिजली गिरने से छिल चुके एक चीड़ के पेड़ की तरफ इशारा किया और सबको समझाया कि वो लोग इस पहाड़ी के कंधे पर लाइन बनाकर खड़े हो जाएं। जब वे मुझे उस चीड़ के पेड़ से रुमाल लहराते देखेंगे तो जिनके पास बंदूकें हैं वो गोलियां चलाएं और बाकी लोग ढोल बजाएं, चिल्लाएं और चट्टाने नीचे गिराएं। साथ ही यह भी साफ कह दिया कि कोई भी व्यक्ति अपनी जगह नहीं छोड़ेगा जब तक मैं खुद वापस आकर उसे इकट्ठा ना कर लूं। जब मुझे पूरा भरोसा हो गया कि सबने मेरी बात समझ ली तो मैं तहसीलदार के साथ निकल पड़ा। तहसीलदार साहब बोले कि वो मेरे साथ ज्यादा सुरक्षित रहेंगे क्योंकि जो लोग घेरा डालने वाले थे उनकी बंदूकें कभी भी फट सकती थी और कई लोगों को घायल भी कर सकती थी। मैंने लंबा चक्कर काटते हुए घाटी के ऊपरी सिरे को पार किया, दूसरी पहाड़ी पर पहुंचा और धीरे धीरे नीचे उतरकर उस चले हुए चीड़ तक पहुंचा जहां जिम कॉर्बेट को रुमाल लहराना था और तहसीलदार, जिसने पतली चमड़े के चमकदार जूते पहने थे, वो बोले कि अब उनके लिए और नीचे जाना नामुमकिन है। जब वह अपने खराब जूतों को उतारकर छाले की तकलीफ कम करने में लगे थे तभी पहाड़ी के शोल्डर पर खड़े होकर तब आदमियों ने सोचा कि शायद मैं इशारा करना भूल गया हूं, तो उन्होंने अचानक बंदूकें दागनी शुरू कर दी और जोर जोर से चिल्लाने लगे। मैं उस समय घाटी से अभी भी 150 गज दूर था और यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि जितनी दूरी मैंने तय की मैं एक बार भी नहीं गिरा। इसका श्रेय सिर्फ इस बात को जाता है कि मैं बचपन से पहाड़ों में पला बड़ा हूं और बकरियों की तरह कदम रखकर जमा कर चलने का आदी हूं। नीचे दौड़ते हुए मैंने देखा कि घाटी के मुंह पर हरी घास का एक टुकड़ा है। क्योंकि मेरे पास और किसी जगह को तलाशने का समय नहीं था, मैं उसी समय घास में बैठ गया और अपनी पीठ उस पहाड़ी की तरफ करके बैठा जिससे मैं अभी अभी उतरा था। घास करीब 2 फीट ऊंची थी और मेरे शरीर का आधा हिस्सा छिपा रही थी। अगर मैं बिल्कुल शांत बैठा रहता तो मेरे नजर न आने की अच्छी संभावना थी। मेरे सामने वाली पहाड़ी वह थी जहां पर लोगों ने घेराव कर रखा था और बीट चल रही थी, और वह घाटी जिससे बागिन के निकलने की उम्मीद थी मेरे बाएं कंधे के पीछे थी। पहाड़ी के कंधों पर अफरा तफरी मची हुई थी। बंदूकों की लगातार गोलियों की आवाज के साथ साथ ढोल की जोरदार थाप भी हो रही थी।
सैकड़ों आदमियों की चिल्लाहट से पूरा इलाका गूंज गया। इसी शोर शराबे के बीच मैंने अचानक देखा कि बाघिन मेरी दाईं तरफ सामने 2 खाइयों के बीच की घास वाली ढलान से नीचे छलांग लगाती हुई दिखी। वह मुझसे करीब 300 गज की दूरी पर थी। वह थोड़ी ही दूर गई थी कि अचानक तहसीलदार ने, जो चीड़ के पेड़ के नीचे खड़ा था, तो उन्होंने अपनी बंदूक की गोलियां दाग दी। गोलियों की आवाज सुनते ही बाघिन तुरंत घूमी और जिस रास्ते आई थी उसी तरफ वापस घुस गई। जैसे ही वह झाड़ियों में गायब हुई, मैंने निराशा और अपनी राइफल उठाई और एक गोली पीछे से चला दी। पहाड़ी के कंधे पर खड़े आदमियों ने जब ये 3 गोलियां सुनी तो उन्होंने सोचा कि बाघिन मर चुकी है। उन्होंने अपनी सारी बंदूकें खाली कर दी और जोरदार नारे लगाने लगे। मैं उस समय सांस रोके इंतजार कर रहा था कि शायद बाघिन किसी पर झपटे, लेकिन अचानक वह मेरी बाईं तरफ झाड़ियों से निकली, नाले को छलांग लगाकर पार किया और सीधे घाटी की ओर बढ़ गई। मेरी .500 कार्डाइट राइफल पहाड़ की ऊंचाई पर ऊपर मार रही थी, इसलिए जब बाघिन अचानक रुक गई तो मुझे लगा कि मेरी गोली उसके पीठ के ऊपर से निकल गई और उसने इसलिए रुककर पीछे हटना चाहा कि उसका रास्ता बंद हो गया है। असल में ऐसा नहीं था दोस्तों। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि गोली उस पर ही लगी थी, लेकिन थोड़ा पीछे जाकर लगी थी। अब उसने सिर झुका लिया और आधा मेरी तरफ मुड़ी। इस बार मुझे उसके कंधे के जोड़ पर बहुत साफ और नजदीकी निशाना मिला। दूरी 30 गज से भी कम थी। मैंने फिर से गोली दाग दी। बाघिन इस दूसरी गोली से कांप गई, लेकिन पीछे नहीं हटी। उसने कान नीचे दबा लिए और दांत अपने दिखाने लगी, और बाघिन ने अपना ऐसा फेस बनाया कि जैसे वो मुझे ललकार रही हो, लेकिन मेरे हाथ में राइफल थी और अब उसमें कोई गोली नहीं बची थी। तो जिम कॉर्बेट सोच रहे थे कि अगर बाघिन ने चार्ज किया तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 3 कारतूस ही थे। मैंने सोचा था कि 2 गोली ही काफी होगी और तीसरा कारतूस आपात स्थिति के लिए रखा था, लेकिन अब तीनों ही चल चुके थे। सौभाग्य से घायल बाघिन ने हैरानी भरा फैसला लिया। उसने हमला नहीं किया। बहुत धीरे धीरे उसने मुड़कर दाईं तरफ नाले को पार किया, कुछ गिरी हुई चट्टानों पर चढ़ी और आगे जाकर बाघिन धीरे धीरे एक संकरी पगडंडी जैसी जगह पर चढ़ गई। मैंने सारी सावधानी भुलाकर तहसीलदार को जोर से आवाज लगाई कि अपनी बंदूक मुझे लाकर दो। मैंने अपनी राइफल नीचे रख दी और तेजी से ऊपर की तरफ भागा। तहसीलदार के हाथ से बंदूक छीनी और फिर दौड़ते हुए वापस नाले की ओर गया। उस समय बाघिन उस झाड़ियों को छोड़कर बाहर निकली और उस निकले हुए पत्थर पर मेरे सामने आ गई। अब जब हम दोनों के बीच मुश्किल से 20 फुट की दूरी थी, मैंने बंदूक उठाई, लेकिन देखकर दहशत में आ गया। उस बंदूक के बैरल और बीच ब्लॉक में लगभग 3/4 इंच का बड़ा सा गैप था। यह वही बंदूक थी जिससे तहसीलदार ने दोनों गोलियां पहले दागी थी। जिम कॉर्बेट ने बंदूक को बहुत ही नजदीक से चलाया और गोली उसके मुंह में नहीं लगी, उसके दाएं पैर पर जाकर लगी। बाद में मैंने वो गोली अपने नाखूनों से उसके पंजे से निकाली थी। खुशकिस्मती से उस समय तक बाघिन लगभग मरने की हालत में पहुंच चुकी थी। पंजे पर लगी इस चोट से उसे आगे की ओर गिरा दिया। अब वो बाघिन उस बड़े पत्थर के किनारे पर अटक गई। मैंने बंदूक में बची हुई गोली निकाल दी और बंदूक को बाघिन के ऊपर रख दिया। जब बाघिन पत्थर पर खड़ी होकर मुझे घूर रही थी, तभी मैंने नोटिस किया था कि उसके मुंह में कुछ गड़बड़ है, और जब मैं उसके शव देखा तो साफ पता चला कि उसके मुंह के दाहिने हिस्से के ऊपर उसके नीचे का काइन दांत टूट गया था और ऊपर का दांत आधा टूटा हुआ था और नीचे का तो बिल्कुल ही जड़ से टूटा हुआ था। और बाघिन के दांतों में जो चोट लगी थी वो चोट किसी बंदूक की गोली से लगी थी। इसी वजह से वह अपना प्राकृतिक शिकार नहीं कर पाती थी। मजबूरी से उसने इंसानों का शिकार करना शुरू कर दिया और यही कारण था कि वो मनुष्यों की भक्षक बन गई। गांव वालों ने मुझसे विनती की
कि मैं वहीं पर बागिन की खाल ना उतारूं। उन्होंने कहा कि पहले बागिन को अपने गांव में ले जाते हैं ताकि औरतें और बच्चे अपनी आंखों से देख करके विश्वास करें कि वो बागिन अब मर चुकी है, जो उनकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। तो जिम कॉर्बेट ने लोगों से कहा कि 2 मजबूत डंडे काट कर लाएं और बागिन को उनके बीच में बांध करके लटका करके लेकर आएं। पगड़ी, कमरबंद और धोती जैसे कपड़ों से उसे मजबूती से बांध दिया। तो गांव वाले उस मरी हुई बागिन को उठाकर गांव में ले आए और रात को खाना खाने के बाद जब मैं तहसील के आंगन में खड़ा था तो मैंने देखा कि सामने वाली पहाड़ी से पाइन की मशालों की लंबी कतार नीचे आ रही है। तो जिम कॉर्बेट कहते हैं, थोड़ी देर बाद रात की शांति में एक पहाड़ी गीत सुनने को मिला और करीब 1 घंटे बाद लोग बागिन को लेकर के मेरे पैरों के पास रख देते हैं और भीड़ इतनी ज्यादा थी कि उसके बीच खाल उतारना मुश्किल हो गया था। इसलिए काम छोटा करने के लिए मैंने उसका सिर और पंजे उसी खाल से जुड़े रहने दिए और बाकी का हिस्सा अलग कर दिया और फिर पुलिस को उसके शव की निगरानी में लाया गया। अगले दिन जब आसपास के गांव वालों के लोग जमा हुए तो बाघिन का धड़, पैर और पूंछ छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर बांटे गए। ये टुकड़े गांव के बच्चों को दे दिए गए ताकि वे अपने ताबीज में डालकर रखें। मान्यता थी कि अगर ताबीज में बाघ का टुकड़ा है तो बच्चा साहसी बनता है और जंगली जानवरों से सुरक्षित रहता है। उस लड़की की उंगलियां जिन्हें बाघिन ने पूरा निगल लिया था, तहसीलदार ने शराब में डलवाकर मुझे भेजी। मैंने उन्हें नैनीताल झील में नंदा देवी मंदिर के पास सम्मानपूर्वक दफना दिया। जब मैं बाघिन की खाल निकालने में व्यस्त था, तहसीलदार और उनके कर्मचारी, गांव के प्रधान, बुजुर्ग और चंपावत बाजार के व्यापारी सब मिलकर अगले दिन के लिए भोज और नृत्य का कार्यक्रम बना रहे थे। उसमें मुझे भी बुलाया गया। मैंने तहसीलदार साहब के साथ बैठकर आखिरी कश लिया। तहसीलदार से मैंने कहा कि मैं अब ज्यादा देर नहीं रुकूंगा और फिर मैं अपने साथियों के साथ निकल पड़ा। हमें 75 मील का सफर तय करना था और उसे पूरा करने के लिए सिर्फ 2 दिन थे। सुबह होते ही मैंने अपने आदमियों को पीछे छोड़ दिया और बाघिन की खाल को अपने घोड़े की काठी पर बांधकर अकेला आगे निकल पड़ा। मेरी योजना थी कि मैं डाबीदुरा पहुंचकर रात रुकूं और वहां कुछ घंटे निकालकर खाल को साफ कर लूं। रास्ते में जब मैं पाली गांव की पहाड़ी झोपड़ी के पास पहुंचा तो अचानक ख्याल आया कि उस गूंगी औरत को यह दिखाना चाहिए कि उसकी बहन का बदला लिया जा चुका है। इसलिए जिम कॉर्बेट अपने घोड़े से उतरकर, और वो घोड़ा वैसे भी बर्फीले इलाके में पला बड़ा था और बाज के पेड़ों से लेकर के बिच्छू बूटी तक खा लेता था। मैं पहाड़ी चढ़कर झोपड़ी तक पहुंचा और दरवाजे के सामने जमीन पर बाघिन की खाल फैला दी। उसका सिर मैंने एक पत्थर पर टिकाकर सामने कर दिया और घर के बच्चे मेरी हरकतें गोल गोल आंखों के साथ देख रहे थे। जब मैं उनसे बातें कर रहा था तो उनकी माँ, वही गूंगी औरत जो अंदर खाना बना रही थी, वो दरवाजे पर आई। और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि उस गूंगी औरत को बहुत शौक लगा। जो औरत पूरे 1 साल से गूंगी थी और 4 दिन पहले भी एक भी सवाल का जो जवाब नहीं दे पा रही थी, जैसे ही उसने बाघ की खाल देखी वो अचानक से बोलने लगी। वो दौड़ती हुई झोपड़ी से सड़क तक गई और चिल्लाती हुई अपने पति और गांव वालों को बुलाकर लाई, जल्दी आओ, जल्दी आओ, देखो साहब क्या लाए हैं। उसकी अचानक लौटी हुई आवाज देखकर बच्चे भी हैरान थे। वो बार बार अपनी माँ के चेहरे को देख रहे थे, मानो यकीन नहीं कर पा रहे हों। मैंने वही गांव में थोड़ा देर आराम किया जब तक मेरे लिए चाय बन रही थी। इसी बीच मैंने लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि किस तरह नरभक्षी बाघिन को मारा गया। करीब 1 घंटे बाद मैंने अपनी यात्रा जारी रखी और आधा मील आगे तक पाली गांव के आदमी खुशी और शुभकामनाओं के साथ अगली सुबह डाबीदुरा से निकलते समय मेरा सामना एक तेंदुए से हुआ। मुझे उसका जिक्र सिर्फ इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि उस घटना ने मेरा काफी वक्त ले लिया और मेरे छोटे से घोड़े पर और भी बोझ डाल दिया। मेरे छोटे से टट्टू की टांगें बहुत मजबूत थी और उसका पेट भी बहुत कड़ा था। ऊपर की चढ़ाई से मैं उसकी पूंछ पकड़कर साथ चलता। समतल रास्ते पर मैं उसके ऊपर सवार हो जाता
और ढलान पर उसके पीछे पीछे दौड़ता था। ऐसे ही मैंने सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक का सफ़र तय किया और पूरे 45 मील का रास्ता तय करते हुए मैं नैनीताल पहुंच गया। कुछ समय बाद नैनीताल में एक दरबार हुआ। उसमें सर जॉन हैविट, जो उस समय यूनाइटेड प्रोविंस के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उन्होंने चंपावत के तहसीलदार को एक बंदूक भेंट की और उस आदमी को, जिसने मेरे साथ मिलकर उस लड़की को ढूंढने में मदद की थी, उसे एक सुंदर शिकार चाकू दिया गया। दोनों हथियारों पर सही नक्काशी की गई थी और अब वे अपने अपने परिवारों में विरासत के तौर पर आगे दिए जाएंगे। ये था चंपावत मैन ईटर का सेकंड पार्ट, जो कि ये एपिसोड पूरा हो चुका है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली वीडियो में मिलते हैं, जो कि होने वाली है द चौगढ़ टाइगर्स के ऊपर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सुनते रहिए मिस्ट्री माइक।